हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार सीरीज की 11वीं वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि ट्रांसफार्मर होता है क्या है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आप लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को लो कर सकते हैं। वही लिखा गया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, अब तो इसके सिद्धांत की बात की जाए तो इसका जो सिद्धांत है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी रचना की कि यह कैसे बनती है। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट जो समझेंगे रचना समझेंगे। ठीक है, रचना की बात की जाए बच्चों तो इसमें नर्म लोहे की क्रोड होती है और उन पतली पतली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक मोटी प्लेट तैयार कर लेते हैं और विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बना लेते हैं। वह फिगर के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यह एक ट्रांसफार्मर की प्लेटें हैं और हमने क्या किया, बहुत सारी प्लेटों को जोड़कर मोटी प्लेट बना लिया है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो ईडी करंट है, जो भंवर धाराएं हैं बच्चों, वह कम से कम हो, क्योंकि भंवर धाराओं की वजह से जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो भंवर धारा है वह कम से कम हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नर्म लोहे की क्रोड होती है एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर मोटी प्लेटों में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो विद्युत रोधी तांबे का वायर होता है अलग अलग लपेट कर दो कुंडलियां बना लेते हैं। जैसे कि फिगर में आप समझेंगे, इसमें कई सारी प्लेटें हैं बच्चों। यह 3D में इमेज बेहतर बनेगा। यह मान के चले कि बहुत सारी प्लेटों को जोड़कर यह एक मोटी प्लेट बनाया गया है और तांबे के जो तार हैं दोनों साइड लपेट कर दो अलग अलग कुंडली बना लेते हैं। तो देखिए, हम इधर भी लपेटेंगे और इधर भी लपेटेंगे। ठीक है बच्चों, और इस साइड जो लपेटा गया है बच्चों, जहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, जहाँ से निवेशी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोला जाता है प्राथमिक कुंडली। यानी जो आप एसी जो मेन सप्लाई करेंगे आप यहीं से देंगे, यानी आपका जो एसी सोर्स होगा वह यहीं से सप्लाई दिया जाएगा। यानी जो आपका इनपुट है वह आपका इस क्वाइल से दिया जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ से हमको आउटपुट लेना होता है बच्चों, क्योंकि आउटपुट आपको यहाँ से लेना है और जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको द्वितीयक यानी सेकेंडरी लूप, यानी हम इसको बोल सकते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ठीक है, और इस लूप में जो फेरे लगाए गए उन फेरों की संख्या को बच्चों हम लोग, मान लीजिए फेरे n है, अब प्राइमरी का है तो उन फेरों को हम लोग NP से दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें जो फेर है मान लीजिए n है, चूंकि सेकेंडरी लूप का है तो इसलिए फेरों को क्या दिखाएंगे हम लोग, NS दिखाएंगे। तो यह बच्चों रचना की बात हम लोग किए हैं। ठीक है, यानी हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि इसमें नर्म लोहे की क्रोड होती हैं और उन पतली पतली प्लेटों को जोड़कर एक मोटी प्लेट बना लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो विद्युत रोधी तांबे का वायर होता है उसको लपेट कर दो अलग अलग कुंडली बना लेते हैं। और जहाँ से इनपुट दिया जाता है बच्चों उसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं और जहाँ से आउटपुट लेते हैं, आउटपुट हमको कहाँ से मिलना है, यहाँ से मिलना है। ठीक है,
जहां से आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। यह इसकी रचना की हम बात की। अब हम बच्चों बात करेंगे कि यह कैसे वर्क करता है, यानी इसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक है, इसे आप नोट करिए, उसको हम अगले स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, हाँ इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रिया विधि हम लोग अब समझते हैं। क्रिया विधि समझा जाए कि इसकी क्रिया विधि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब प्राथमिक कुंडली पर जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो प्राथमिक कुंडली से जो रिलेटेड फ्लक्स है बच्चों वह क्या होगा, चेंज होगा। और फैराडे के नियम से जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो हमें क्या मिलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। चूंकि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है तो प्राथमिक कुंडली में परिवर्तन होगा तो सेकेंडरी में भी वह परिवर्तन हमको मिलेगा, जिस वजह से बच्चों सेकेंडरी लूप में भी आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, ई, इसको ईपी बोल देता हूं क्योंकि ये प्राइमरी का है तो इसके लिए हम लोग को क्या बोल दिए, ईपी बोल दिए। और चूंकि फैराडे के नियम से सेकेंडरी में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, ईएस बोल देता। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी तथा द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों मान लीजिए क्या है, ईएस इसको बोल दिया जाए, यानी ईएस हो तो फिगर में देखिए, फिगर में अब हाँ देखिए यह हमारी प्राइमरी क्वाइल है। जब एसी सोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इन लूप से जो रिलेटेड फ्लक्स है बच्चों, अच्छा हम मान लेते हैं कि चलिए कि इसके प्रत्येक लूप से जो रिलेटेड फ्लक्स है क्या है, फाई है। और टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फेरों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब वह फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा तो हमको फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल मिलेगा और मैंने उसको क्या बोल दिया है, ईपी बोल दिया। इसी प्रकार इसके टोटल फ्लक्स की बात करें, अच्छा इसमें हम मान लेते हैं कि जो एक लूप से जो रिलेटेड फ्लक्स है वह क्या है, इसमें भी फाई है। और टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ फेयर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फैराडे के नियम से इसके भीतर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा और जिसको हमने क्या बोला है, ईएस बोला है। ठीक है, तो देखिए हाँ, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएस हो तो अब अप्लाई करेंगे फैराडे का नियम। ठीक है, दोनों कुंडली पे, प्राथमिक पे भी और द्वितीयक पे भी, यानी फैराडे के नियम से। ठीक है, पहले जो प्राथमिक कुंडली है उस पर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी बराबर टोटल फ्लक्स बटे समय अंतराल। और टोटल फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फेरों से और प्रत्येक लूप से जितना फ्लक्स संबंधित है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ईपी इक्वल टू माइनस एनपी को मैं बाहर निकाल देता हूँ और ये डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखे हैं बच्चों, यह हमारी प्राथमिक कुंडली से और फैराडे के नियम से सेकेंडरी में भी बनेगा, वो भी हम लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएस है जो क्या हो जाएगा, माइनस और डी बाई
डी टी अ टोटल फ्लक्स, यानी इसमें फेरा एन एस है और एक लूप से जो रिलेटेड फ्लक्स है फाई है, तो टोटल फ्लक्स एन आई एस फाई हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ई एस इक्वल टू एन एस को बाहर निकाल दिया जाए तो आपको मिलेगा डी फाई बाई डी टी। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है उसमें हम 2 से भाग देते हैं। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, यानी 1 में 2 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, ई पी अपान ई एस इक्वल टू यह वैल्यू हमारी माइनस की एन पी डी फाइव बाई डी टी है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, एन एस माइनस साइन है और डी फाइव बाई डी टी। ये सभी टर्म कट जाएंगे, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, यानी आपको जो मिलेगा ई पी बटे ई एस इक्वल टू एन पी बटे एन एस। यह रिलेशन हमको मिलेगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूं बच्चों, 3rd बोल देता हूं। अच्छा, यह रिलेशन हमको क्या बता रहा है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ईपी प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज है, एनपी प्राइमरी क्वाइल के फेरे हैं, और आप देख रहे हैं कि प्राइमरी क्वाइल का जो वोल्टेज है वह प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ फेरों के क्या है, समानुपाती। यदि मैं प्राइमरी क्वाइल में नंबर ऑफ फेरा बच्चों बढ़ाता हूं तो उसका जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। वही चीज नीचे भी देखिए, सेकेंडरी क्वाइल का जो वोल्टेज है नंबर ऑफ सेकेंडरी लूप के फेरों की संख्या की है। यदि मैं सेकेंडरी लूप का नंबर ऑफ फेरा बढ़ाऊंगा तो सेकेंडरी लूप में क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब एक कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन बच्चों यह है कि मान लीजिए कि यदि आपका जो ट्रांसफार्मर है वह क्या हो, एक आइडियल ट्रांसफार्मर हो। हालांकि कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, लेकिन एक आइडियल केस के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ऐसा हो तब क्या होगा। तो जब आइडियल होगा भाई, जितना इनपुट में हम देंगे आउटपुट में उतना हमको मिलेगा, यानी इनपुट का जो पावर होगा वह आउटपुट के पावर के बराबर होगा। ठीक है, आइडियल के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम अगले स्लाइड पर देखते हैं। ठीक, इसे आप नोट कर सकते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। यदि ट्रांसफार्मर आदर्श हो तो, आदर्श हो तो यानी बच्चों जब आदर्श होगा तो इनपुट की शक्ति आउटपुट की शक्ति के बराबर हो जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूं, इनपुट जो पावर है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हमारे आउटपुट पावर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब पावर की बात करते हैं, यानी शक्ति क्या होता है। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, और V के जगह पे यहाँ बच्चों हमने ES और EP माना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इनपुट का पावर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी EP, और प्राइमरी में बहने वाली धारा मान लीजिए क्या है, IP है, तो क्या हो जाएगा ये IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर, यानी आउटपुट में बहने वाली धारा मान लेते क्या है, IS है, यानी ये हो जाएगा ES और IS। यहाँ से देखिए तो ES को इसके नीचे भेजिए और IP को यहाँ भेजिए, तो EP अपान क्या हो जाएगा, ये ES को नीचे लेके आया जा रहा है, तो यहाँ हमारा IS बटे क्या हो जाएगी, IP होगा ना, IP हो जाएगा। इसको अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर कहाँ तक हुआ अभी, इक्वेशन 3 हुआ ना, तो इसको मैं इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, 4 बोल देता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 3 एंड 4 से 3 और 4 को मिला के लिखा जाए तो 3 और 4 को मिला के लिखेंगे। देखिए 3 में EP अपान ES जो है NP अपान NS के इक्वल है, तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, EP अपान ES IS बटे IP के इक्वल हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ EP बटे ES इक्वल टू NP बटे NS, जो बराबर है IS बटे IP के। ठीक है, और इस रेशियो को बच्चों
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, जिसको नॉर्मली स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं परिरमण अनुपात कहते हैं। और यह रिलेशन हमको क्या बता रहा है, हम देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल के फेरे, प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह हुआ, यदि मैं प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज बढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ फेरे बढ़ाता हूँ, तो उसका करंट का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसफार्मर मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसको हम इधर बगल में देखते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है बच्चों, यानी ट्रांसफार्मर के प्रकार समझे तो हमने बताया कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के। पहला जो हमारा होता है बच्चों वो होता है स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर आप कहेंगे किसको, तो बच्चों ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो लो वोल्टेज को हाई करके देते हैं। यानी हमको आउटपुट में क्या मिलता है, ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। इनपुट में कम वोल्टेज हम देंगे और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और यह कैसे बनाया जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं अभी। क्योंकि अभी हमने बताया कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वह हमारा लो वोल्टेज को हाई करके देता है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बताया कि जहाँ नंबर ऑफ फेरों की संख्या बढ़ाएंगे वहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। अब हमको आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज लेना है तो और आउटपुट कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। यानी जो हमारा सेकेंडरी लूप है बच्चों उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी लूप की तुलना में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टेप डाउन यानी अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी पॉइंट नंबर बी में समझते हैं अप ऊंचाई, अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो देखिए अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो लो वोल्टेज को हाई कर देते हैं, हाई वोल्टेज को लो कर देते हैं। ठीक है, यानी जो हाई वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को आउटपुट में क्या करेंगे, यह लो करके देंगे। यानी आउटपुट में हमको क्या चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, तो फिर आउटपुट में कम लगा दीजिए। और आउटपुट कहाँ से लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल होगा उसमें फेरों की संख्या प्राइमरी से कम होगा। यानी NS लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, NP हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो हमारा अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ट्रांसफार्मर के बारे में समझा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। ठीक है, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस होती हैं, ऊर्जा क्षय होता है। तो उन पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं, इसे आप नोट करेंगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे नोट कर लीजिए। अगले स्लाइड में देखते हैं ऊर्जा का क्षय। ठीक है, ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का लॉसेस होता है वह किन किन कारणों से होता है वह हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो बच्चों होगा, चूंकि हमने बताया कि विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बना ली जाती। भाई तांबे के तार यूज कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो उस प्रतिरोध की वजह से एनर्जी कुछ ना कुछ क्षय होगी। यानी पहला जो हमारा कारण हो जाएगा तांबे का तार है, तांबे के तार में, यानी तांबे के तार में लिख दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है,
दूसरा बच्चों जो हो जाएगा हमारा फ्लक्स लीकेज यानी फ्लक्स क्षय में लिख सकता हूं। फ्लक्स क्षय की बात करते हैं तो देखिए फ्लक्स क्षय से मतलब यह है कि मान लीजिए कि जो हमारा प्राथमिक कॉइल में जो आपने क्या कहते हैं जो लैमिनेटेड क्रूड यूज किया है, नर्म लोहे की क्रूड यूज किया है, यदि उसके अंदर कोई कमी है, चाहे जो लैमिनेटेड कोड बना रहे हैं आप उसके अंदर कोई एयर मौजूद है, तो उसके वजह से क्या होगा, प्राथमिक कॉइल से रिलेटेड जितना फ्लक्स होगा वह सेकेंडरी कॉइल में हमको फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो जिस वजह से फ्लक्स क्षय के वजह से भी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है बच्चों। और तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं भंवर धारा। मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा भंवर धाराएं। तो भंवर धाराओं के वजह से भी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो यह ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस हैं जो हमने यहाँ पे चर्चा किया। फिलहाल बच्चों ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में लेके हम लोग मौजूद होंगे। सो धन्यवाद। ये भंवर नहीं, भावर लिख दिए, भंवर धाराएं होती हैं, इसको सही कर लीजिएगा आप। ये क्या हो जाएगा हमारा, भंवर धाराएं होती हैं। ठीक है, सो नोट कर लीजिएगा।